नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के पन्नों में ना एक बहुत ही दिलचस्प और अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको डीपीएसपी भी कहते हैं। सोचिए, ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक तरह से भारत की आत्मा की आवाज है। वो नैतिक कंपास जो सरकारों को रास्ता दिखाता है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। बिल्कुल। हमारे पास एक डिटेल्ड यूट्यूब लेक्चर है इस पर, जो काफी गहराई में जाता है। आसान तो बनाए, हमारा मिशन क्या है कि ये सिद्धांत आखिर हैं क्या, क्यों इतने जरूरी हैं, और हाँ, सबसे मजेदार बात, इनका हमारे मौलिक अधिकारों से क्या कनेक्शन है, क्योंकि कभी-कभी वहां टकराव भी दिखता है। तो चलिए इसको खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ये आइडिया, जैसा आपने कहा, हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। इनका मकसद सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं था कि बस वोट डाल दिया। नहीं, इनका लक्ष्य था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना, एक कल्याणकारी राज्य जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। वेलफेयर स्टेट। हाँ, ये वो आदर्श हैं जिन्हें ध्यान में रखकर सरकारों को अपनी नीतियां बनानी चाहिए, कानून बनाने चाहिए। लेकिन यहीं पे एक बड़ा सवाल आता है ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिसेबल। गैर न्यायोचित, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि इन्हें लागू करवाइए, जैसे आप मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं। अच्छा, तो फिर फायदा क्या? हाँ, ये सवाल आता है। तो जो संविधान सभा के सलाहकार थे, BN राव, उन्होंने सुझाव दिया था कि अधिकार ना 2 तरह के हों। एक, जिन्हें तुरंत लागू करें और कोर्ट उनकी रक्षा करें, वो हुए मौलिक अधिकार। राइट। और दूसरे, जो लक्ष्य हों, जिन्हें धीरे धीरे हासिल करना है, वो हुए DSP। अच्छा। और वजह सीधी सी बात थी, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इतने संसाधन पैसा कहाँ था कि सबको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ तुरंत दे पाते। हाँ, ये बात तो सही है। तो यहीं पर वो सवाल उठता है जो कई लोग पूछते हैं, अगर कोर्ट इन्हें लागू नहीं करवा सकता तो फिर इनकी वैल्यू क्या है? क्या ये सिर्फ संविधान में लिखी हुई अच्छी बातें हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं? कुछ लोग तो इन्हें पवित्र घोषणाएं कह देते हैं। ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन देखिए, संविधान खुद इसका जवाब देता है। अनुच्छेद 37 साफ कहता है, भले ही ये कोर्ट में लागू ना हो, पर ये देश चलाने के लिए मूलभूत हैं, फंडामेंटल। मूलभूत। हाँ, गवर्नेंस के लिए असास है ये। और ये सरकार का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करें। तो कानूनी ताकत भले ना हो, पर एक नैतिक और राजनीतिक दबाव तो है ही। आप सोचिए, कोई भी सरकार जो लोगों के वोट से चुनकर आती है, क्या वो लंबे समय तक इनकी अनदेखी कर सकती है? जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, सरकार को चुनाव में लोगों को जवाब देना होता है। तो जनता की राय का जो दबाव है, वही इनकी असली ताकत है। ये बात तो है, और हमारे सोर्स में भी ये बताया गया है कि ये कुछ वैसे ही हैं जैसे 1935 के एक्ट में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, जो तब गवर्नर जनरल और गवर्नरों के लिए निर्देश थे। बस अब ये हमारी चुनी हुई सरकारों के लिए गाइडलाइंस बन गए। बिल्कुल। और अनुच्छेद 36 तो राज्य की परिभाषा भी वही देता है जो मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 में है। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल, सारी सरकारी अथॉरिटीज सब पर लागू। हाँ, बिल्कुल। और गैर न्यायोचित रखने के पीछे कुछ और वजह भी थी जो समझना जरूरी है। जैसे? एक तो पैसों की कमी थी ही, वो हमने बात की। दूसरा, भारत में इतनी विविधता है, अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, आर्थिक हालात, और उस वक्त पिछड़ापन भी बहुत था। तो ऐसे में सारे सिद्धांत एक साथ सब पर कानूनी तौर पर थोपना शायद प्रैक्टिकल नहीं होता। बिल्कुल। विवाद भी हो सकते थे। सही बात है। तीसरा, देश नया नया आजाद हुआ था, बंटवारे का दर्द था, रियासतों को मिलाना था, शरणार्थियों की समस्या थी, कितनी सारी फौरी चुनौतियां थीं। तो संविधान बनाने वालों ने सोचा कि भविष्य की सरकारों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दें, थोड़ी छूट दें, ताकि वो अपनी प्रायोरिटी और क्षमता के हिसाब से इन लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकें। अच्छा, तो ये तो हुई इनकी पृष्ठभूमि और ये गैर न्यायोचित क्यों है इसकी बात। अब आते हैं असल चीज पर, ये सिद्धांत हैं क्या? क्या कोई कैटेगरीज हैं इनकी, या बस एक लंबी लिस्ट है? क्योंकि 36 से 51 तक तो काफी अनुच्छेद हो गए। हाँ, हैं तो एक साथ ही दिए हुए संविधान में, पर समझने के लिए इनको आमतौर पर 3 आइडियोलॉजिकल कैटेगरीज में बांटते हैं: समाजवादी, गांधीवादी
और उदार बौद्धिक। अच्छा, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। हाँ, ये क्लासिफिकेशन हमें इनकी मूल भावना समझने में मदद करता है। समाजवादी सिद्धांत सुनने में लगता है ये सामाजिक और आर्थिक बराबरी इस तरह की बातें करते होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा। समाजवादी सिद्धांतों का फोकस ही है लोक कल्याण और बराबरी। एक ऐसे समाज का नक्शा जहां अमीर गरीब का फर्क कम हो, देश के जो संसाधन हैं उनका फायदा सब तक पहुंचे, सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं। जैसे अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की असमानता कम हो। अनुच्छेद 39 तो और भी अहम है। ये कहता है कि राज्य देखेगा कि सबको रोजगार के साधन मिले, जो देश के संसाधन हैं वो इस तरह बटे कि सबका भला हो, और सबसे जरूरी, पैसा और उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में जमा ना हो। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकना। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा एक सवाल 2021 की परीक्षा में था भी। इसी में मर्दों और औरतों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की बात भी है। ओके। फिर अनुच्छेद 42 कहता है कि काम करने की जगह ठीक हो, मानवीय हो, मैटरनिटी लीव मिले। अनुच्छेद 47 जीवन स्तर उठाने और पब्लिक हेल्थ सुधारने की बात करता है। ये सब मिलकर एक कल्याणकारी राज्य की तस्वीर बनाते हैं। ठीक है। और गांधीवादी सिद्धांत, ये तो नाम से ही साफ है गांधी जी के विचारों वाले होंगे, जैसे विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज। एकदम सही। गांधीवादी सिद्धांत वही आदर्श दिखाते हैं जिनके लिए गांधी जी जीवन भर काम करते रहे। सबसे मुख्य है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें ताकत देना ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट्स बन सकें। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ये गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना है। फिर अनुच्छेद 43 कहता है कि गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोऑपरेटिव। बाद में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 43B, जो सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की बात करता है। अच्छा। फिर अनुच्छेद 46 है जो SC, ST और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने और उन्हें शोषण से बचाने की बात करता है। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले ड्रिंक्स और ड्रग्स पर रोक लगाने की बात करता है। शराबबंदी का आधार यही है शायद। इसी से प्रेरणा मिलती है। और अनुच्छेद 48 जो गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू और माल ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। ये सब हमें गांधी जी के आत्मनिर्भर गांव, सादगी, अहिंसा वाले विचारों की याद दिलाते हैं। और तीसरी कैटेगरी थी उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये थोड़े मॉडर्न रैशनल विचारों वाले लगते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये सिद्धांत उदारवाद, लिबरलिज्म के दर्शन पर आधारित हैं। इनमें कुछ बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण निर्देश हैं। जैसे अनुच्छेद 44, ये कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। UCC, ये तो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। हाँ, बिल्कुल। और इस पर 2015 मेंस में सवाल भी आया था कि इसे लागू करने में क्या दिक्कतें हैं। फिर अनुच्छेद 45 था जो पहले 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात करता था। हाँ, लेकिन अब तो 6-14 साल की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। सही कहा। 86वें संशोधन के बाद वो अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है। तो अब अनुच्छेद 45 में 6 साल तक के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की बात है। अनुच्छेद 48 कहता है कि खेती और पशुपालन को मॉडर्न और साइंटिफिक तरीकों से ऑर्गेनाइज करो। बाद में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 48A, जो पर्यावरण की रक्षा, सुधार और जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा की बात करता है। ये आज कितना जरूरी है हम सब जानते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 50 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, सेपरेशन ऑफ पावर का हिस्सा, ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। बिल्कुल। इस पर 2020 प्रीलिम्स में सवाल भी था। और आखिर में अनुच्छेद 51, जो भारत की विदेश नीति का आधार है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, देशों के बीच अच्छे रिश्ते रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना और झगड़ों को बातचीत से सुलझाना। वाह, तो ये 3 तरह के सिद्धांत हैं। लेकिन यहीं पर, जैसा हमने शुरू में कहा था, मामला सबसे पेचीदा हो जाता है। एक तरफ है मौलिक अधिकार, FRs, जो हर नागरिक को मिले हैं, जिनकी गारंटी है और जिनके लिए हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये ज्यादातर नेगेटिव है, मतलब राज्य को रोकते हैं, भेदभाव मत करो, बोलने की आज़ादी मत छीनो। और दूसरी तरफ ये DPSP हैं, जो पॉजिटिव निर्देश है, राज्य को कुछ करने को कहते हैं समाज के भलाई के लिए, लेकिन कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते। तो सवाल ये है कि जब इन दोनों में टकराव हो तो क्या होगा? मान लीजिए सरकार DPSP लागू करने के लिए, जैसे अनुच्छेद 39B या C के तहत, कि संसाधन सब में बटें,
कोई कानून बनाती है, जैसे जमींदारी खत्म करने का कानून, और उससे किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है, जैसे पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो कौन जीतेगा? ये तो संविधान के अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति हो गई। हाँ, और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ किताबों में नहीं था, इसने भारतीय संवैधानिक इतिहास की कुछ सबसे बड़ी बहसें और कोर्ट केस खड़े किए। संविधान लागू होने के तुरंत बाद से ही यह टकराव कोर्ट में पहुंचने लगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने धीरे धीरे इस रिश्ते को, इस बैलेंस को डिफाइन किया। इसका सफर समझना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ शुरू में? शुरुआत हुई चंपकम दोराई राजन केस 1951 से। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा, अगर मौलिक अधिकारों एफआर और डीएसपी में टकराव होगा तो मौलिक अधिकार ही ऊपर रहेंगे, वही मान्य होंगे। अच्छा, यानी एफआरस डीएसपी? हाँ, कोर्ट ने कहा कि डीएसपी को एफआरस के नीचे उनके सहायक के तौर पर ही काम करना होगा। आप एफआरस को डीएसपी के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आया गोलकनाथ केस 1967। इसमें कोर्ट ने और भी कड़ा स्टैंड लिया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार इतने पवित्र हैं, इतने जरूरी हैं कि संसद उन्हें छीनने या कम करने के लिए संविधान में संशोधन तक नहीं कर सकती। अरे, संशोधन भी नहीं कर सकती? हाँ, भले ही वो संशोधन डीएसपी को लागू करने के लिए ही क्यों ना हो। इसने तो संसद की संशोधन करने की पावर पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन अगर संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन ही नहीं कर सकती, तो फिर वो जमींदारी खत्म करने या बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसे सामाजिक आर्थिक सुधार वाले कानून कैसे बनाती? इनसे तो किसी न किसी के संपत्ति के अधिकार पर असर पड़ता ही, जो तब मौलिक अधिकार था। ये तो डीएसपी लागू करने में बहुत बड़ी रुकावट बन गई। बिल्कुल। संसद को यही लगा कि कोर्ट उनके रास्ते में आ रहा है, तो जवाब में संसद ने 24वां और 25वां संविधान संशोधन पास किया। 25वें संशोधन ने एक नया अनुच्छेद जोड़ा, 31C। 31C? हाँ, इसने कहा कि अगर सरकार अनुच्छेद 39B और C, यानी वो संसाधनों का समान वितरण और धन का जमाव रोकना, इनको लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उस कानून को इस आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14 बराबरी का अधिकार या अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ओह, ये तो बड़ा कदम था। हाँ, और इसने ये भी कहा कि कोर्ट ये भी नहीं देख सकता कि वो कानून वाकई इन सिद्धांतों को लागू करता है या नहीं, मतलब जुडिशियल रिव्यू भी नहीं। तो फिर कोर्ट ने क्या किया? अब गेंद फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में थी, और तब आया भारतीय संवैधानिक इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण केस, केशवानंद भारती केस 1973। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के पहले हिस्से को तो सही माना, यानी 39B और C को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता दी जा सकती है। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने 31C के दूसरे हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। हाँ, ये तो जरूरी था। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और संसद इसे छीन नहीं सकती। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ, जिसने संसद की संशोधन शक्ति पर एक लिमिट लगा दी। और फिर कहानी में 42वां संशोधन आया, जिसने इस झगड़े को और बढ़ाया। उसने तो शायद सारे डीएसपीज को ही एफआर पर वरीयता देने की कोशिश की थी, जिसे बाद में मिनोरवा मिल्स केस में देखा गया। ये बुनियादी ढांचा और संतुलन वाली बात यहीं से और मजबूत हुई, है ना? एकदम सही। इमरजेंसी के दौरान जो 42वां संशोधन हुआ 1976, उसने अनुच्छेद 31C का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उसने कहा कि सिर्फ 39B और C ही नहीं, बल्कि किसी भी डीएसपी को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब सारे डीएसपीज एफआर से ऊपर। हाँ, एक तरह से ये कोशिश थी कि डीएसपी पूरी तरह मौलिक अधिकारों पर हावी हो जाएं। फिर? लेकिन मिनर्वा मिल्स केस 1980 ने इस स्थिति को संभाला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के इस विस्तार को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने केशवानंद भारती वाले फैसले को ही सही माना, यानी सिर्फ 39B और C को ही 14 और 19 पर सीमित वरीयता। पर सबसे अहम बात जो कोर्ट ने कही वो ये थी कि भारतीय संविधान की नींव ही मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन, हार्मनी एंड बैलेंस पर टिकी है। सामंजस्य और संतुलन। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, विरोधी नहीं।
ये एक ही रथ के दो पहिए हैं। आप किसी एक को दूसरे से बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नहीं कर सकते। और ये संतुलन ही संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अच्छा। तो आज की स्थिति यही है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा। ये पूरी कहानी तो वाकई दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ इवॉल्व होता है। तो इन सारी बहसों और कोर्ट केस के बाद क्या ये डीएसपी सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गए या जमीन पर भी कुछ उतरा है? क्या सरकारें वाकई इनसे प्रेरणा लेकर काम करती हैं? नहीं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। देखिए, इनकी आलोचनाएं तो होती रही हैं। किसी ने कहा ये नए साल के रेजोल्यूशन जैसे हैं जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। किसी ने कहा ये भावनाओं का कूड़ादान है। किसी ने कहा ये बैंक का वो चेक है जो बैंक अपनी मर्जी से देता है। हाँ, ये सब सुना है। लेकिन हकीकत यह है कि आज़ादी के बाद से लगभग हर सरकार ने किसी न किसी रूप में डीएसपी को लागू करने की कोशिश की है। अच्छा। और कई महत्वपूर्ण कानून और योजनाएं इन्हीं से प्रेरित हैं। अच्छा, कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जमींदारी, जागीरदारी ये सब खत्म किए गए। बड़े पैमाने पर भूमि सुधार कानून आए। ये अनुच्छेद 39 से जुड़ा है। मजदूरों के लिए कितने कानून बने? मिनिमम वेज एक्ट, बोनस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ये 39, 41, 42, 43 से प्रेरित हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में। यह अनुच्छेद 39 से जुड़ा है। गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद मिले, इसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बना 1987 में। यह अनुच्छेद 39A से प्रेरित है, जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। गांधी जी का सपना पंचायती राज, उसे 73वें संशोधन 1992 से संवैधानिक दर्जा मिला। ये अनुच्छेद 40 का सीधा अमल है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। गांव के गरीबों को रोजगार गारंटी देने के लिए मनरेगा जैसी बड़ी योजना शुरू हुई। ये अनुच्छेद 41, 43 से प्रेरित है। पर्यावरण की रक्षा के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सब कानून बने। ये अनुच्छेद 48A से प्रेरित हैं, जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया। और वो शिक्षा वाला? हाँ, वो तो सबसे बड़ा उदाहरण है। 86वां संशोधन 2002 हुआ, जिसने अनुच्छेद 45 में जो 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य था, उसे अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार ही बना दिया। ये तो वाकई प्रभावशाली लिस्ट है। मतलब ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं रहे। और जैसा आपने पहले कहा भी, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 जैसे कुछ सिद्धांत आज भी बहस के केंद्र में हैं। ये दिखाता है कि ये डीपीएसपी आज भी कितने रेलेवेंट और जिंदा है। हाँ, बिल्कुल। भले इनमें कानूनी बाध्यता न हो, लेकिन ये सिद्धांत लगातार सरकारों के काम को आंकने का एक पैमाना बने रहते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण हो। आलोचकों की बात अपनी जगह है, पर जैसा एल.एम. सिंघवी ने कहा था, ये संविधान को जीवन देने वाले प्रावधान हैं। एम.सी. छागला ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर इन सिद्धांतों को पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। खैर, वो शायद थोड़ी ज्यादा उम्मीद हो, लेकिन हाँ, ये इनके महत्व को जरूर दिखाता है। तो कुल मिलाकर राज्य के नीति निदेशक तत्व भले ही कोर्ट द्वारा लागू करने योग्य ना हो, लेकिन ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक नैतिक दिशा सूचक की तरह काम करते हैं। ये मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने का एक ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। ये वो वादे हैं जो संविधान बनाने वालों ने आने वाली पीढ़ियों से किए थे और जिन्हें पूरा करना हर सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। और यहीं पर एक विचार करने वाला सवाल भी उठता है। हमने देखा कि इनको गैर न्यायोचित क्यों रखा गया था। 1950 के दशक की खास परिस्थितियां थीं। संसाधनों की कमी, विविधता, पिछड़ापन, नई आज़ादी की चुनौतियां। आज 70 साल से ज्यादा हो गए। भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी बदल चुका है। हमारी क्षमताएं भी बढ़ी हैं। तो क्या अब समय आ गया है कि हम कुछ बुनियादी डीपीएसपी, खासकर जो सीधे सीधे सामाजिक आर्थिक जरूरतों से जुड़े हैं, जैसे शायद स्वास्थ्य का अधिकार या काम का अधिकार, उनकी इस गैर न्यायोचित प्रकृति पर दोबारा सोचें? मतलब क्या उन्हें मौलिक अधिकारों जैसा दर्जा दिया जा सकता है? क्या ऐसा करने का समय आ गया है? या फिर इनका यही लचीलापन जो सरकारों को अपनी रफ्तार और प्राथमिकता से काम करने की छूट देता है, वही इनकी असली ताकत है और इसे बनाए रखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने की, मंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इस पूरी चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद।